चलिए बच्चों, अभी तक हम लोग 17 एग्जाम्पल्स कर चुके थे कैलकुलेशंस के। अब नेक्स्ट देखो, इसमें 18th नंबर एग्जाम्पल हमें दे रखा है इस रूप में C4H9Cl। अब सोचिए, अगर हमें यौगिक का अणुसूत्र दे रखा है और हमसे कहा जा रहा है कि इसके कुल समावयव की संख्या बताइए, तो जब कभी भी कहा जाए कुल समावयवी तो कुल में तो सब आ जाएगा, संरचनात्मक भी आ जाएंगे और त्रिविम का मतलब ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, सबकी हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो अगर अणुसूत्र दे रखा है तो सबसे पहले हम उनकी संरचनाएं बनाएंगे और संरचना बनाने के बाद फिर हम ज्योमेट्रिकल की और ऑप्टिकल की बात करेंगे। तो देखो, C4H9Cl की अगर मैं बात करूं तो इसकी पहले संरचनाएं की हम बात करें तो इसकी पहली संरचना तो ये होगी, दूसरी संरचना इसकी बनेगी CH2Cl एंड CH3। तीसरी संरचना अगर हम बनाएं तो इसमें संभव होगा इस प्रकार की संरचना, और आखिरी में एक संरचना इसकी ये भी संभव होती है। तो ये कुल 4 संरचनाएं इसकी बनी। ठीक है, अब चार बनने के बाद अब हम क्या शो करेंगे, अब क्या चेक करेंगे, ज्यामितीय समावयवता। तो देखो, ये सारे यौगिक ऐसे हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड वाले यौगिक कभी भी ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो ठीक है, हम ज्योमेट्रिकल की बात नहीं करेंगे। अब हम इसमें ऑप्टिकल की बात करें तो चूंकि ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ओपन चेन स्ट्रक्चर में क्या करेंगे हम लोग, कायरल सेंटर चेक करेंगे, किरेल केंद्र। तो यहां पर देखो, इसमें यही संरचना ऐसी है जिसमें ये वाला कार्बन किरेल केंद्र है। तो अगर यौगिक में एक अकेला, अच्छा इसमें यहां पर कोई भी कार्बन किरेल नहीं है, इसमें भी किरेल नहीं है, यहां पर भी किरेल नहीं है, बस यही संरचना ऐसी है जिसमें किरेल कार्बन होगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो चूंकि किरेल कार्बन है तो ये वाला यौगिक प्रकाश सक्रिय होगा, और प्रकाश सक्रिय होगा तो एक तो हम इसका विन्यास R मान लेंगे प्लस एक R का एक क्या मानेंगे, S। तो कहने का मतलब इस वाले यौगिक के 2 समावयवी होंगे R एंड S, और दोनों के दोनों प्रकाश सक्रिय भी होंगे। तो कुल आपसे कहा जाए इस फॉर्मूला से कुल समावयव की संख्या, तो आप बोलेंगे 5 समावयवी होंगे। लेकिन कहा जाए इसके कुल संरचनात्मक समावयवी, अगर कहा जाए संरचनात्मक तो फिर हम त्रिविम की बात नहीं करेंगे। तो कुल संरचनात्मक समावयवी 4, लेकिन कुल समावयवी 5। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। और इसी के आधार पर एक ये भी याद रखो, 19th नंबर एग्जाम्पल तुम्हें दे रखा है C4H9NH2 दे दिया जाए, या फिर तुम्हें ऐसा एग्जाम्पल दे दिया जाए C4H10O। ये C4H10O का मतलब क्या हुआ, ये हुआ C4H9OH। तुमसे कहा जाए बताइए कुल एमिनो की संख्या या कुल अल्कोहलों की संख्या, तो इनके आंसर भी इसी की जैसे होंगे। क्या करना है, खाली Cl को हटाकर NH2 लगा दो, या फिर Cl को हटाकर OH लगा दो, एक ही बात होगी। तो इसके कुल समावयवी अगर 5 आ रहे हैं तो इसके आंसर भी क्या होंगे, पहला ये होगा, दूसरा ऐसे बना दोगे, तीसरा कैसे बनाएंगे, इस प्रकार से NH2 लगा देंगे, और चौथे में क्या करेंगे, यहाँ NH2 लगा देंगे। तो इसमें भी आप देखो, तो ये वाला कार्बन किरेल है तो इसका प्लस करके क्या लिख दूंगा, मिरर इमेज लिख दूंगा, या तो मैं R प्लस S लिखूं, या फिर मैं प्लस मिरर इमेज कर दूं, एक ही बात है। तो कुल एमिनो की संख्या, और ये कौन सी एमीन, 1 डिग्री एमीन, जानते हैं NH2 1 डिग्री एमीन। तो कुल 1 डिग्री एमिनो की संख्या 5, लेकिन कुल संरचनात्मक 1 एमिनो की संख्या 1, 2, 3 और 4, फिर 4 बोलेंगे, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। इसी प्रकार से अल्कोहल में भी यही कहा जाएगा, कितने प्रकार के अल्कोहल, ये पहला अल्कोहल, उसके बाद यहां पर ले लो दूसरा अल्कोहल, के बाद ये तीसरा अल्कोहल, के बाद ये चौथा अल्कोहल। बताइए इसमें से कौन सा वाला प्रकाश सक्रिय है,
तो डेफिनेटली ये किरेल कार्बन वाला सक्रिय होगा, तो एक तो ये लेंगे और एक इसका मिरर इमेज ले लेंगे, तो कुल अल्कोहलों की संख्या 5। लेकिन कहा जाए कुल संरचनात्मक अल्कोहल की संख्या तो फिर 4। संरचनात्मक में इसको हम काउंट नहीं करेंगे, याद रखोगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हुआ और इसी आधार पर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन मैं और यहां पर दे सकता हूं। देखो, ये वो क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें अणुसूत्र दिया जा रहा है। जैसे तुम्हें कहा जाए C5H10O, C5H10O के कुल समायों की संख्या बताइए। तो क्या करेंगे इस केस में, देखो सबसे पहले इसका अगर हम C5H10 दिया जाए, O को रहने दो, ओनली C5H10, सबसे पहले इसका DOU निकाला जाए। कितना DOU आएगा? 1। तो अगर DOU 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, या तो इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, एल्कीन होगा, या यौगिक चक्रीय होगा। तो पहले डबल बॉन्ड वाली संरचनाएं बना लें, ओपन। तो 5 कार्बन की ये एक चेन बनाई, इसमें एक डबल बॉन्ड लगाना है, तो डबल बॉन्ड यहां पर आ सकता है और एक इसके अलावा डबल बॉन्ड यहां पर भी आ सकता है, ठीक है। अब क्या करो, इसके बाद श्रृंखला बना दो। ये 4 कार्बन की चेन बनाई और एक कार्बन को हमने प्रतिस्थापी के रूप में लगा दिया। डबल बॉन्ड लगाओ, बताओ कहां कहां डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। डबल बॉन्ड यहां भी आ सकता है, यहां पर भी आ सकता है और यहां पर भी आ सकता है। तो एक बार डबल बॉन्ड यहां लगा दिया, फिर डबल बॉन्ड यहां लगा दिया और उसके बाद डबल बॉन्ड यहां लगा दिया। बोलो, तीनों संरचनाएं अलग अलग हैं। तो ये तो हुई खुली श्रृंखला जिसमें डबल बॉन्ड है, बस, इसके अलावा और संभव नहीं होंगे। अब चूंकि DOU 1 है, तो इसका मतलब चक्रीय यौगिक भी तो बन सकते हैं। कैसे बनाएंगे चक्रीय? चक्रीय में सबसे पहले जितने कार्बन दे रखे हैं उतने कार्बन की रिंग बना दो, साइक्लोपेंटेन बना दिया। अब क्या करें, अब एक कार्बन कम कर दो, ये एक कार्बन कम करके यहां पर एक CH3 लगा दिया। देखो दोनों के सूत्र समान हैं। अब क्या करेंगे, यहां पर 3 कार्बन की रिंग बनाई और 5 कार्बन में से 3 कार्बन की रिंग बनाई, तो 2 कार्बन अभी भी हमारे पास रखे हुए हैं। तो 2 कार्बन को या तो मैं ऐसे लगा दूं एथिल के रूप में, या फिर मैं डाई मैथिल भी तो लगा सकता हूं। ये लो, मैंने डाई मैथिल भी लगा दिया, ये भी संरचना संभव है, ठीक है। तो ये संरचना हमने बनाई 1,1 डाई मैथिल। इसके अलावा मैं यहां पर 1,2 डाई मैथिल भी तो लगा सकता हूं। जी बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हुए इसके कुल 10 संरचनात्मक समावेश, 5 अचक्रीय है और 5 चक्रीय है। तो ये सिर्फ संरचनात्मक समावेशी है। अब हमसे कहा जाए कुल समावेशियों की संख्या बताइए। कुल का मतलब तो फिर स्ट्रक्चरल तो होगा ही होगा, साथ में ज्योमेट्रिकल भी होगा एंड ऑप्टिकल भी होगा। तो ठीक है, सीक्वेंस याद रखना। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की, उसके बाद बात करेंगे ज्योमेट्रिकल की और फिर बात करेंगे लास्ट में ऑप्टिकल की, याद रखना। तो ये हमने संरचनाएं तो बना दी। अब इसमें से देखो इसके त्रिविम समावेशी, तो यौगिक में अगर डबल बॉन्ड होता है तो वो ज्योमेट्रिकल शो करते हैं। बताइए इसमें ऐसा कौन सी संरचना है जो ज्योमेट्रिकल शो करेगी? तो ठीक से देखो, ये वाली संरचना, यहां CH3, CH2, CH3, इस C के पास एक H, इस C के पास भी एक H। तो इस कार्बन पे ये दोनों ग्रुप अलग, ये दोनों ग्रुप भी अलग हैं, ये दोनों ग्रुप भी अलग हैं। तो डबल बॉन्ड के अबाउट ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो करेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, एक लिखा सिस और एक लिखा यहाँ पे ट्रांस, मतलब ये सिस भी शो करेगा और ट्रांस भी। तो कुल अचक्रीय समायों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। 5 संरचनात्मक और एक इसका ज्योमेट्रिकल। तो टोटल कितने हो गए? यहाँ पे 6 हो गए, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, बताओ ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा? नहीं करेगा। ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा, ये भी ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। एक ही कार्बन में तो प्रतिस्थापी है, ये भी ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा, लेकिन ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा। कैसे करेगा? 2 कार्बन पर अलग अलग प्रतिस्थापी है, तो एक तो होगा यहाँ पर सिस, इसके बाद तो हम कुछ टाइम पहले भी कर चुके हैं। एक बनेगा सिस और एक बनेगा इसी का ट्रांस, ठीक है।
तो ये कौन सी फॉर्म हुई सिस, ये कौन सी फॉर्म हुई ट्रांस, बना। अब ज्योमेट्रिकल के बाद इनमें ऑप्टिकल चेक करो, तो इसमें पीयूएस आएगा, इसमें ऐसे पीयूएस आएगा, इसमें भी ऐसे पीयूएस, इसमें भी ऐसे पीयूएस आएगा, सिस वाले में ऐसे पीयूएस आएगा, लेकिन ट्रांस में कोई पीयूएस या सीयूएस नहीं होगा। नहीं होगा तो फिर हम इसकी यहां पर एक मिरर इमेज भी कंसीडर कर लेंगे। तो बताओ, एक सिस तो दो ट्रांस बनेंगे, ये डेक्स्ट्रो तो मिरर इमेज लीवो होगा। बोलो, तो बताइए अब कुल चक्रीय समावेश की संख्या 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 तो ये हो गए, ठीक है, और 7 के अलावा 6 ये भी है, तो टोटल कितना हो गए 6 और 6 12 और 1 13। तो कुल अगर तुमसे कहा जाए कि इस अणुसूत्र से सभी संभावित यौगिक मतलब कुल समावेश बताना है तो आंसर कितना आएगा 13। लेकिन कहा जाए कुल अचक्रीय यौगिक तो 6, ये कहा जाए कुल चक्रीय यौगिक तो चक्रीय कितने हो गए 7 हो गए, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हें अगर फॉर्मूला दे रखा है तो क्वेश्चन का लैंग्वेज देखो कि लैंग्वेज में हमसे पूछा क्या गया है, ठीक है। चलो, तो इस प्रकार से हम यहां पर ये हमने कैलकुलेशन करा है, कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तुम्हें याद होगा शुरू में हमने पीयूएस पढ़ा था और सीयूएस भी पढ़ा था, तब मैंने तुमसे कहा था कि टोटल 4 प्रकार की सममितताएं होती है। तो अब हम उन चारों प्रकार में से 2 की बात तो कर चुके हैं, पीओएस हम पढ़ चुके हैं, सीओएस भी पढ़ चुके हैं। अब क्या बच रहा है, अब बच रहा है एओएस एंड एएओएस, तो अब हम उसकी बात करेंगे। चलिए, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, शॉर्ट में इसको बोलते हैं एओएस, और इसको प्रदर्शित करते हैं सीएन से। अब ये सीएन क्या होता है अभी हम बात करेंगे। तो जैसा कि मैं अभी कह रहा था कि टोटल 4 प्रकार की सिमेट्री होती है, पीओएस, सीओएस, उसके बाद एओएस और एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और एक और होता है ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो पीओएस हम बात कर चुके हैं, सीओएस भी हम बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे किसकी, एओएस की। क्या होता है देखो, वह काल्पनिक रेखा मतलब अणु में उपस्थित वह काल्पनिक रेखा जिसके सापेक्ष अणु को 360/n, n यहां पर क्या है प्राकृतिक संख्या, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, देखेंगे। तो वह काल्पनिक रेखा जिसके सापेक्ष अणु को 360/n डिग्री से घुमाने पर यदि अणु पुनः प्रकट मतलब रीअपियर हो जाए तो इसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री या फिर अक्ष सममितता कहते हैं। कहने का मतलब जो अणु जैसा है, जैसा दिख रहा है, अगर उस मॉलिक्यूल को हम किसी अक्ष के सापेक्ष, अक्ष का मतलब क्या हुआ काल्पनिक रेखा, तो किसी रेखा के सापेक्ष अगर उसको घुमा दें और घुमाने के बाद वो वापस वैसा ही प्रकट हो जैसा घुमाने से पहले था, तो इसको अक्ष सममितता कहते हैं, ठीक है। देखो कैसे, जैसे ये मॉलिक्यूल हमने लिया यहां पर, दिस कंपाउंड इज साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। चलो अब इसमें देखें, यहां पर अगर मैं ये वाली इस तरह से ये पॉइंट ले लूं, ये मैंने एक ऐसा एक्सिस लिया जो इसके तल के परपेंडिकुलर है, लंबवत है और सेंटर से पास हो रहा है। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए, वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेटा, तो देखो यहां से इस पॉइंट से इसका एंगल कितना है, ये 120 है। तो मैं क्या करूं, इसको ऐसे घुमा दूं कि ये वाला कार्बन यहां पर आ जाए, ये कार्बन यहां पर और ये कार्बन यहां पर हो जाए। इसका मतलब ये वापस पुनः प्रकट हो जाएगा। तो कितने एंगल से हमने, अच्छा देखो, ये मतलब होता है Cn होता है 360/n, 360/n,
n है। अब सोचो मैं इसको कितने एंगल से घुमाऊं, तो देखना इस कार्बन का इस सेंटर से कितना एंगल आ रहा है, ये आ रहा है 120 डिग्री। तो चलो n का वैल्यू मैंने यहां पर रखा, इस केस में ये मैं रख रहा हूं 120 रख रहा हूं। तो 360 120 से डिवाइड हुआ कितनी बार, 3 बार। तो ये हो गया यहां पर C3, इसका मतलब इसके अंदर C3 उपस्थित है। अभी उनको एक एग्जांपल और करते हैं। अब यहां पर देखो इस केस में ये है साइक्लोब्यूटेन, ये मैंने एक्सिस लिया, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास हो रहा है। चलो मैं इसको एग्जांपल से भी, इससे भी ले सकता हूं, ये मॉडल से। ये देखो, ये मान लीजिए ये साइक्लोब्यूटेन है, ठीक है। इस साइक्लोब्यूटेन में मैं यहां पर एक एक्सिस ऐसे ले लूं जो इसके तल के लंबवत है और ऐसे परपेंडिकुलर और सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है। अब सोचो ये आपको अभी ऐसे दिख रहा है, अब मैं इसको ऐसे घुमा दूं, ये मैंने घुमा दिया, बताओ जैसे पहले था क्या अभी भी वैसे दिख रहा है? यस, बिल्कुल ऐसे दिख रहा है। तो पहले ये ऐसा था, कितने एंगल से घुमाया, इसको हमने ऐसे घुमा दिया 90 डिग्री एंगल से। तो 90 डिग्री घुमाने पर मॉलिक्यूल वापस वैसा ही नजर आया जैसा पहले नजर आया था। तो इसका मतलब इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। अच्छा, मैं इसको ऐसे घुमाने की जगह ऐसे पलट भी तो सकता हूं, हाँ पलट भी सकते हैं। तो देखो ये ऐसा था, अगर मैं पलट दूंगा तो भी वैसे नजर आएगा जैसा पहले था। और पलटने का मतलब कितने एंगल से घुमाया, किसी भी मॉलिक्यूल को अगर हम पलट देंगे तो वो 180 डिग्री माना जाएगा, आई बात समझ। तो इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट के अबाउट मैंने देखा ये एंगल कितना था, 90 डिग्री था। तो 90 डिग्री के घुमाने से 360 डिवाइड बाई 90 कितना आया, 4 आया। मतलब इसके अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, कितना है, C4 है। अब इसको ऐसे बोलेंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हमने शो किससे करा था, Cn से। तो n का मतलब क्या है, C1 C2 C3 C4 C5 कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर इसके अंदर कितने एंगल से घुमाया, 120 से। तो ये इसमें उपस्थित है C3, और इसको हम ऐसे पलट दें तो ये C2 भी होगा। 180 से घुमाया तो मतलब C2 भी होगा। तो इसके अंदर C2 भी है और C3 भी है। इस वाले के अंदर C4 भी है और C2 भी होगा, क्योंकि मैं इसको ऐसे पलट भी सकता हूं। इस वाले में देखो, इस पॉइंट के अबाउट में ये एंगल चेक करूं, ये एंगल कितना आ रहा है, 72। तो 360 डिवाइड बाई 72 कितना आया, 5 आया। मतलब इसके अंदर C5 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा, ठीक है। C5 भी है, और ऐसे पलट देंगे तो C2 भी तो होगा, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन में आ जाओ। साइक्लोहेक्सेन में इस पॉइंट के अबाउट यहां पर देखो कितना एंगल आ रहा है, ये 60 डिग्री आ रहा है। तो मतलब 360 डिवाइड बाई 60 कितना आया, 6। इसका मतलब इसके अंदर C6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। तो साइक्लोहेक्सेन में C6 है, और अगर पलट देंगे तो भी रीअपियर होगा, तो वो कितना हो जाएगा, C2 होगा। मतलब इन सभी प्लेनर मॉलिक्यूल में C2 तो होगा ही होगा, और इस वाले में C3 भी होगा, इसमें C4, इसमें C5 और इसमें C6 होगा। अब बेंजीन पर आओ, तो जो आंसर साइक्लोहेक्सेन का है वही बेंजीन का भी होगा। तो बेंजीन में भी कितना होगा, 60 डिग्री पे घुमा दो तो इसमें C6 भी होगा और C2 भी होगा, ठीक है। इसी प्रकार से अब वाटर मॉलिक्यूल की बात करें। वाटर मॉलिक्यूल में यहां पर इसके पास लोन पेयर भी होता है ऐसे। अब बताओ क्या करें। तो वाटर मॉलिक्यूल अभी आपको ऐसे दिख रहा है, इसको मैं ऐसे पलट दूं, पलटने से वापस बिल्कुल ऐसा ही नजर आएगा। तो इसका मतलब 180 से घुमाने का मतलब C2। यार इसको समझ लेना, अगर मैं 360 एंगल से घुमाऊं तो C1, 180 से घुमाऊं C2, 120 से घुमाने पर रीअपियर हो C3, उसके बाद 90 से घुमा दे तो C4 होगा। उसके बाद हम यहां पर 72 डिग्री से घुमाए तो C5, 60 डिग्री से घुमाए तो C6। और एक ये देखो 360 से घुमाए, 360 का मतलब पूरा एक चक्कर लगा दे तो C1। तो भाई C1 तो हर एक मॉलिक्यूल में होगा। किसी भी मॉलिक्यूल को अगर पूरा 360 पे घुमा दें तो जैसा वो पहले था वैसे ही नजर आएगा।
तो C1 तो सभी में होगा ही होगा, तो हम इसकी तो बात नहीं करेंगे, हमें तो इनमें से आंसर निकालना है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 7th नंबर, दिस इज अमोनिया मॉलिक्यूल। अब अमोनिया मॉलिक्यूल देखो, ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसे होता है, देखो ये नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, दिस इज NH3। ज्योमेट्री कैसी होती है पता है सबको, ट्राइगोनल पिरामिडल, मतलब त्रिकोणीय पिरामिडीय। अब ये मान लो तुम्हें ऐसे दिख रहा है, तो मैं इसको कितने एंगल से घुमाऊं कि ये वापस बिल्कुल वैसे ही नजर आए। तो देखो इसको मैंने पकड़ा और घुमाकर जहां पर पहले परमाणु था हाइड्रोजन वहां पर ले आया, देखो बिल्कुल वैसे दिखा। तो यहां से यहां तक घूमने में कितना एंगल लगा, 120, यहां से यहां 120, 240 और 360। तो यहां से यहां तक घुमाने में कितना एंगल ट्रेवल हुआ, 120, और 120 का मतलब कितना हो जाएगा इसके अंदर बताओ। तो वाटर के अंदर तो क्या हम बना लिया है, हम बात कर रहे थे अमोनिया की, अमोनिया में कितने एंगल से घुमाएंगे, 120 से, तो ये हो जाएगा C3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट सिस 2 ब्यूटीन। अब सिस 2 ब्यूटीन को आप ऐसे पलट दो, तो ये CH3 उधर, वो CH3 इधर, पलटने पर बिल्कुल ऐसे ही नजर आएगा। तो पलटने का मतलब कितना एंगल, 180 डिग्री एंगल, तो 182 का 83 का मतलब इसमें C2 उपस्थित होगा, ठीक है ना। इसमें POS भी होगा बट इसमें COS नहीं होगा, तो POS और COS भी निकालना आना चाहिए। अच्छा एक चीज और, एक हमने बात करी थी POS की, फिर हमने बात करी थी COS की, फिर हम बात कर रहे हैं AOS की। AOS का ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है, पहले ही बता रहा हूं। अगर आपको ये चेक करना है कि यौगिक प्रकाश सक्रिय है या नहीं है, तो हम सिर्फ POS और COS चेक करेंगे बस, AOS चेक करने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में, मॉलिक्यूल में AOS हो या ना हो, यौगिक प्रकाश सक्रिय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। प्रकाश सक्रियता POS और COS पर निर्भर करता है, ना कि इस पर या फिर AOS पर। इनका ऑप्टिकल एक्टिविटी से लेना देना नहीं है, याद रखो। अच्छा ये वाला मॉलिक्यूल देखो, ये क्या दे रखा है, तुम्हें दे रखा है साइक्लोब्यूटेन, यहां CH3 अबाउ, यहां CH3 अबाउ, दोनों किस फॉर्म में है, सिस फॉर्म में है। अब मैं इसको इस एक्सिस के सापेक्ष, कौन सा एक्सिस, जो इसके तल के लंबवत हो और सेंटर से पास हो रहा हो, थोड़ा सा मॉलिक्यूल को विजुअलाइज करो। अब मैं इस एक्सिस के अबाउट इसको पलट दूं 180 से, तो 180 से पलटेंगे तो ये कार्बन घूमता हुआ यहां पर आ जाएगा, और ये CH3 जो अबाव है वो इधर भी अबाव रहेगा, मतलब मॉलिक्यूल जैसा है बिल्कुल वैसा का वैसा पुनः प्रकट होगा। कितने एंगल से घुमाने पर, 180 से, तो मतलब इसमें यहां पर C2 उपस्थित होगा। आई बात समझ में, चलिए ठीक है। तो ये कुछ हमने यहां पर एग्जांपल्स की बात करी जिसमें हमने AOS चेक करा, तो ये तुम्हें बहुत अच्छे से निकालना आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लेते हैं यहां पर, नेक्स्ट टॉपिक इज ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। शॉर्ट में इसको बोलते हैं AAOS, और इसको शो करते हैं SN से। AOS को शो करते हैं CN से, और इसको शो करते हैं SN से। क्या होता है देखो डेफिनेशन, यदि किसी अणु को 360 बाई n डिग्री से, n डिग्री कोण से घुमाने पर उसका दर्पण प्रतिबिंब प्रकट हो जाए तो इसे ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। क्या मतलब हुआ, किसी मॉलिक्यूल को किसी रेखा के सापेक्ष घुमाएं, अगर घुमाने पर उसका दर्पण प्रतिबिंब पहले आए, फिर मॉलिक्यूल आए, फिर घुमाया, फिर दर्पण प्रतिबिंब आया, फिर मॉलिक्यूल आया, तो इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। दोनों में क्या अंतर है समझना। मॉलिक्यूल है, जैसे ही घुमाया मॉलिक्यूल वापस प्रकट हुआ तो AOS, लेकिन हमने मॉलिक्यूल को जैसे ही घुमाया उसका दर्पण प्रतिबिंब पहले आया, फिर घुमाया, फिर मॉलिक्यूल वापस आया, फिर घुमाया, फिर दर्पण प्रतिबिंब आया, और फिर घुमाया, फिर मॉलिक्यूल आया। इसको बोला ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का मतलब मॉलिक्यूल से पहले दर्पण प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब के बाद मॉलिक्यूल। देखो कैसे समझना, यहां पे हमें ये मॉलिक्यूल दे रखा है ट्रांस CH3, ठीक है।
अब इसमें देखो सबसे पहले ठीक है, अब हम क्या करें, इसको यहां पर मैं ऐसे पलट दूं, ऐसे पलट दूं, तो पलटने में क्या होगा, क्या ये हमें ऐसे नजर आएगा? जी बिल्कुल आएगा। ठीक है, मैंने इसको ऐसे पलट दिया, पलट कर ये बना दिया। ठीक है, क्या दोनों मिरर इमेज है? बिल्कुल है। कितने एंगल पे घुमाया? 180 पर। अच्छा, हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों वाकई में दर्पण प्रतिबिंब है या नहीं है, तो क्या करें, ये हमें चेक करना है कि ये मिरर इमेज है या नहीं है, तो क्या करें, इसका हम इमेज बनाएं। ये हमने यहां मिरर लिया, इसका इमेज में यहां पर बनाऊं, तो ये मैंने यहां पर ऐसे बना दिया, देखो CH3 और यहां पर भी लिखा CH3, और देखो ये दोनों यहां पर आइडेंटिकल है। इसका क्या मतलब हुआ, ये दोनों आइडेंटिकल है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों आपस में मिरर इमेज था। अब आप बड़े कंफ्यूज हो गए कि ये क्या बात हुई, साफ साफ दिख रहा था कि ये दोनों मिरर इमेज हैं, तो फिर ये प्रूव करने की जरूरत क्या हुई? भाई इस वाले मॉलिक्यूल में तो हमें साफ दिख रहा है कि ये दोनों मिरर इमेज हैं, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिसमें मिरर इमेज पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसको प्रूव करने के लिए ऐसा किया जाता है। क्या करा हमने इससे ये बनाया, मिरर इमेज नहीं बनाया, हमने तो इसको पलटा कर ये बनाया, और हमने कहा कि ये दोनों मिरर इमेज है। ठीक है, अब इसको प्रूव करना है कि ये मिरर इमेज है या नहीं है, तो क्या करो, इसका इमेज बनाओ। ठीक है, तो अगर ये वाला इस वाले का मिरर इमेज है, तो इसका मिरर इमेज जो भी होगा वो दोनों फिर आइडेंटिकल हो जाएंगे। मिरर इमेज का मिरर इमेज आइडेंटिकल, आई बात समझ? तो यहां पर चूंकि ये दोनों आइडेंटिकल हैं, इससे प्रूव ये होता है कि ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, जो कि 180 पर घुमाने पर प्राप्त हुआ। तो 180 का मतलब इसमें क्या उपस्थित है, इसमें H2 उपस्थित है। ठीक है ना। अब और एक और मॉलिक्यूल देखो, चलो ठीक है, इसको मैं यहां से हटा रहा हूं। ये देखिए, इसमें एक एग्जांपल ये और हम इसमें ले सकते हैं। ये साइक्लोब्यूटेन हमने यहां पर लिया। ठीक है, यहां पर H अबव रखा, Me बिलो, देन Me अबव, H बिलो, H अबव, Me बिलो। Me का मतलब मिथाइल, देन Me अबव, H बिलो। ठीक है, अब इसको हम 90 डिग्री से इस सेंटर के अबाउट प्लेन में ऐसे घुमा दें, तो घुमाने से क्या होगा, देखो घुमाने से क्या होगा, ये कार्बन घूमकर यहां जाएगा, ये कार्बन घूमकर यहां पर, ये यहां पर, और ये यहां पर चला जाएगा। तो ये H जब यहां पर आएगा, तो यहां पर ये H अबव रहेगा, Me बिलो हो जाएगा। इसमें यहां पर Me आएगा, ये H बिलो, H अबव, Me बिलो, और यहां पर Me अबव और H बिलो होगा। ठीक है, 90 डिग्री से घुमाने पर ये बना। अब हमको ये देखना है क्या ये दोनों मिरर इमेज है या नहीं है, ये हमको देखना है। तो क्या करें, ऐसे तो समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि ये मिरर इमेज है या नहीं है। तो अब क्या करें, अब यहां पर हम इसका मिरर इमेज बनाएं। ये मैंने यहां पर इसका मिरर ले लिया और ये इसकी मैंने इमेज बनाई। बताइए क्या होगा, तो इस वाले कार्बन की इमेज यहां बनेगी MEH, यहां HME, यहां पर MEH और यहां पर HME, ये इमेज बना। प्यारे बच्चों, हमें कमेंट्स में रोज कई सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं या फिर ये वाला टॉपिक हमें समझाएं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारा जो YouTube चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे हिट करें। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हमारे जितने भी जो भी टॉपिक आप लोग कह रहे हैं कि इसका वीडियो बनाइए या फिर ये हमें समझाएं, ये सब ऑलरेडी उस पर अपलोड कर रखा है। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपको ये सुनिश्चित करता हूं कि आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा और जो भी आगे आने वाले वीडियो होंगे वो भी आप आसानी से देख सकेंगे। तो अब हमको ये प्रूव करना है कि ये दोनों मिरर इमेज है या नहीं है। उसके लिए हमने क्या करा, इसका इमेज बनाया। अब देखो ठीक से देखो, तो ये दोनों यहां पर आइडेंटिकल आ रहा है, आइडेंटिकल। इससे क्या प्रूव हो रहा है कि ये दोनों वाकई में एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। तो कितने एंगल पर आया ये, 90 डिग्री पर। इसका मतलब इसके अंदर S4 AAOS उपस्थित है। तो देखो AAOS का मतलब क्या हुआ, मॉलिक्यूल को 90 पे घुमाया, मिरर इमेज मिला, फिर और 90 पे घुमा दो, मतलब कुल 180 पे घुमा दो
तो मॉलिक्यूल वापस आ जाएगा। यही ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री हुआ, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हमने पीयूएस सीयूएस की बात पहले करी थी, अभी हमने यूएस की बात करी और एएओएस की भी बात करी, ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा रेसिमाइजेशन, ठीक है। और रेसिमाइजेशन के अलावा फिर हम एक और बात करेंगे, रेसिमाइजेशन का मतलब रेसिमीकरण, ठीक है। और एक और हम टॉपिक और बचेगा इसके अंदर, वो होगा रिजोल्यूशन, मतलब इनका पृथक्करण, एनेंशियोमर्स का पृथक्करण। चलिए अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं रेसिमाइजेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं रेसिमीकरण। मतलब क्या हुआ, देखो डेफिनेशन लिखा हुआ है, किसी प्रकाश सक्रिय अथवा प्रकाश असक्रिय यौगिक से रेसिमिक उत्पाद का मतलब क्या हुआ कि उत्पाद के रूप में 50% तो डेक्स्ट्रो बने और 50% लीवो बने, मतलब रेसिमिक मिश्रण बने। और रेसिमिक मिश्रण का बनना ही रेसिमीकरण कहलाता है। तो का बनना रेसिमीकरण कहलाता है। देखो कैसे समझना, जैसे यहां पर मैं ये मॉलिक्यूल लिखूं CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH एंड डबल बॉन्ड CH2 की अभिक्रिया अगर हम HBr से करते हैं तो इसमें उत्पाद के रूप में यहां पर कंपाउंड बनता है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पे ऊपर की तरफ Br सिंगल बॉन्ड CH3, एक तो ये बनता है और एक उत्पाद के रूप में यहां पर CH3 CH2 CH Br सिंगल बॉन्ड CH3 भी बनता है। ये दोनों यौगिक बनते हैं उत्पाद के रूप में। अब तुम कहोगे कि दोनों यौगिक एक समान तो हैं, लेकिन ये दोनों यौगिक एक समान नहीं हैं, दे आर डिफरेंट, अलग अलग हैं। कैसे, देखो जिस कार्बन पर Br आ रहा है वो कार्बन किरेल कार्बन है और यहाँ किरेल कार्बन पर ब्रोमीन ऊपर है और यहाँ किरेल कार्बन में ब्रोमीन नीचे है। एक बार चेंज कर दिया है तो दोनों यौगिक एक समान नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। अगर ये वाला यौगिक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो ये वाला लीवो रोटेटरी होगा और इसकी मात्रा और इसकी मात्रा एक समान, 50% ये 50% ये, तो दोनों बनेंगे। क्योंकि दोनों बनेंगे तो जो मिश्रण होगा वो क्या होगा, रेसिमिक मिश्रण होगा और ये प्रकाश असक्रिय होगा। जो उत्पाद होगा वो प्रकाश असक्रिय होगा। क्यों होगा प्रकाश असक्रिय, भाई ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है। ये लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा किसी एक डिग्री से तो ये लाइट को उतने ही डिग्री से उल्टी दिशा में घुमा देगा, तो नेट रोटेशन क्या हुआ, 0। तो यहां पर हम कहेंगे कि ये जो उत्पाद होगा वो रेसिमिक मिश्रण होगा। आखिर ऐसा होता कैसे है, देखो क्या रीजन होगा। ये जो मॉलिक्यूल है इस मॉलिक्यूल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, समझना। C लिखा, डबल बॉन्ड CH2 लिखा, यहां पे लिखा C2H5 और इस C पर लिखा H। सबसे पहले अभिक्रिया इसमें H प्लस और Br माइनस से होगी। हालांकि इस विषय का जो मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में है हम आगे भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहां पर क्या होगा, इस एल्कीन पर इसका अटैक होगा H प्लस का, ये पाई बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा, इस कार्बन पर अटैक होगा H का, होगा अटैक। तो बनेगा क्या, यहां पर बनेगा CH3 CH एंड सिंगल बॉन्ड CH2 पे कौन आया, H आया और इस C पे चार्ज क्या आया, प्लस आया, ठीक है। यहां पर C2H5 है, C2H5 ये कार्बोकेटाइन बना और इस कार्बोकेटाइन में एक ऑर्बिटल खाली कक्षक होता है, sp2 कार्बन है तो इसके अबाउट ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी और एक इसके पास असंतुलित कक्षक होगा जो कि खाली होगा। अब इस पर अटैक करेगा कौन, Br माइनस, कहां से, चूंकि प्लेनर ज्योमेट्री है तो ये Br माइनस ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे की तरफ से भी अटैक कर सकता है। तो देखो जब ये ऊपर की तरफ से अटैक करेगा तो क्या होगा, Br ऊपर आएगा, जब Br ऊपर आएगा तो तीनों ग्रुप नीचे आ जाएंगे, नीचे की तरफ ऐसे आ जाएंगे। C2H5 होगा, यहाँ H होगा और यहाँ पर CH3 होगा। और ये भी तो हो सकता है कि ये Br माइनस नीचे से अटैक करे, तो जब ये नीचे से अटैक करेगा तो Br बिलो होगा। तो बाकी ये तीनों, भाई अभी बॉन्ड एंगल 120 है,
अभी इस कार्बन का संकरण sp2 है और इसके अपवर्ड ज्यामिति क्या है, त्रिभुजीय समतली है, उसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री होता है। तो अब 3 बॉन्ड में बॉन्ड एंगल 120 से एक और एटम अगर जुड़ रहा है, एक बॉन्ड और बना रहा है, तो बॉन्ड बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल कम होगा। तो कम कैसे होगा, ब्रोमीन आया नीचे से तो बाकी के तीनों ग्रुप ऊपर चले जाएंगे। ऊपर कौन आएगा, ऊपर होगा C2H5H और यहां पर कौन, CH3 आ जाएगा। अब देखो यहां पर ये कार्बन भी कैरियर कार्बन है, ये कार्बन भी कैरियर कार्बन है और दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। कौन सा मिरर, मिरर को नीचे रखो यहां पर तो आप देखोगे ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज आ रही है। मतलब ऐसे केस में हम लिखेंगे रैसिमिक मिक्सचर। और कुल मिलाकर आपसे कहा जाए कि इस अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद क्या होगा, प्रकाश सक्रिय या प्रकाश असक्रिय, तो यहां बोलेंगे प्रकाश असक्रिय। दोनों बन रहे हैं इसलिए उत्पाद प्रकाश असक्रिय हो जाएगा। इसी प्रकार से मैं ये एक रिएक्शन और ले सकता हूं, C सिंगल बॉन्ड यहां पर लिखा CH3, यहां पे लिखा C2H5 एंड C डबल बॉन्ड O। कीटोन लिया, असममित कीटोन की अभिक्रिया में HCN से करूं किसी क्षार की उपस्थिति में तो क्या अभिक्रिया होती है। हालांकि ये सब रिएक्शन हम लोग आगे पढ़ेंगे, सब हमारे सिलेबस में हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि O पर आएगा H और C पर आएगा Cn। तो अभी ये कार्बन का संकरण क्या है, sp2 है। तो जब ये जुड़ जाएंगे तब कार्बन का संकरण sp2 से बदलकर sp3 होगा और sp3 होगा तब यहां पर देखो ये कार्बन है, इस पर आया CH3, ये C2H5 हुआ। अब बताओ O पर आया H, O पर आया H, तो इधर कौन होगा Cn। तो भी Cn अगर इधर आया है तो उल्टा भी तो हो सकता है, ये मैंने यहां पर लिखा Cn इधर आ जाए, OH उधर आ जाए। अब आप कहेंगे कि फर्क क्या है, फर्क है जो ये चेंजेस किरेल कार्बन पर हो रहा है, किरेल कार्बन पर है तो फर्क है। Cn राइट में और इधर Cn लेफ्ट में, मतलब एक बार इंटरचेंज होकर ये बना, क्योंकि ये कार्बन किरेल है और किरेल कार्बन पर एक बार अदला बदली विपरीत कंपाउंड बना देती है। तो अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये लीवो होगा और दोनों का मिक्सचर बनेगा कितना, 50-50%। मतलब अगेन उत्पाद को क्या कहोगे, उत्पाद को बोलेंगे रैसिमिक मिक्सचर बनेगा। तो यही होता है रेसिमाइजेशन। क्या मतलब हुआ रेसिमाइजेशन का, मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें रेसिमिक उत्पाद बने, 50-50% दोनों बने, ऐसी अभिक्रियाएं रेसिमीकरण अभिक्रियाएं कहलाती है। ठीक है, चलो ये हुआ रेसिमाइजेशन। इसके बाद यहां पर एक और हम टॉपिक लेंगे, उसको बोलते हैं सेपरेशन या पृथक्कीकरण, और एक नाम और होता है इसका रिजोल्यूशन। मतलब डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें आप ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, ताकि और भी जितने ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं उन तक भी ये वीडियोस पहुँचें। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि आपके इसी प्यार और स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन की टीम बहुत ही मोटिवेटेड है फ्यूचर में आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी के कंटेंट प्रोवाइड करने की। सेपरेशन या फिर एक और हिंदी में बोलते हैं पृथक्कीकरण। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, मान लीजिए कोई एक रैसिमिक मिक्सचर है, चलो ठीक है इसको हम इधर ही लिखते हैं, ये तो हो चुका है रेसिमाइजेशन। ये देखिए यहां लिखा हमने रिजोल्यूशन या यूं बोल सकते हैं सेपरेशन, मतलब पृथक्कीकरण। मतलब एक सॉल्यूशन हो इस प्रकार का जिसमें 50% D हो और 50% L हो। मतलब ये हो क्या, ये रैसिमिक मिक्सचर है। इस रैसिमिक मिक्सचर से डेक्स्ट्रो को अलग करना और लीवो को अलग करना, ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन। और जिन यौगिकों का रिजोल्यूशन होता है उनको कहा जाता है रिजोल्वेबल कंपाउंड। ठीक है,
तो कहने का मतलब देखो, पहले हमने इसके पहले बात करी थी रेसिमी मिक्सचर की, उसका मतलब क्या था, रेसिमी मिक्सचर का बनना, रेसिमाइजेशन। लेकिन रेसिमिक मिक्सचर से डेक्स्ट्रो और लीवो का अलग अलग सेपरेशन करना, पृथकीकरण करना रिजोल्यूशन कहलाता है, मतलब सेपरेशन कहलाता है। कैसे करते हैं देखो, अब हमको ये पता है डेक्स्ट्रो और लीवो जो एनेंशियोमर होते हैं, इनके भौतिक और रासायनिक गुण तो समान होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉलिबिलिटी सब कुछ तो समान होता है। इवन इनका घूर्णन कोण, प्रकाशीय घूर्णन कोण भी तो समान होता है, खाली डायरेक्शन ही तो फर्क होता है। अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉक होगा। अब इस आधार पर दोनों का पृथकीकरण करना बहुत मुश्किल होता है। तो कैसे इनको सेपरेट करते हैं, जैसे मान लो हमें एक मिक्सचर दे रखा है, एक किसी रेसिमिक कार्बोक्सिलिक एसिड का ये दे रखा है, यहां पर लिखा ETH, यहां पर लिखा Me, एक ये है और एक इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, यहां पर Me करा, यहां पर ET करा, यहां पर H और यहां पर COOH। हमें इन दोनों का मिक्सचर दे रखा है जिसमें ये भी प्रेजेंट है 50%, ये भी प्रेजेंट है 50%, दोनों प्रेजेंट है, अलग अलग करना है। अब क्या करें, तो इनकी अभिक्रिया हम किसी ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल से कराते हैं। ये लिखा यहां पर H, यहां पर CH3 और यहां लिखा C2H5। अब ये जो अल्कोहल है, ये अल्कोहल कैसा है, ये किरेल कार्बन है, एक किरेल कार्बन है, ये प्रकाश सक्रिय लिया, बस एक ही लिया, या तो डेक्स्ट्रो या लीवो, कोई एक ले लिया। अभिक्रिया इससे करी तो तुम्हें याद होगा कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं। तो ये कार्बोक्सिलिक भी इससे अभिक्रिया करेगा अल्कोहल से, और ये कार्बोक्सिलिक भी अभिक्रिया करेगा इस अल्कोहल से। ठीक है, क्या बनेंगे उत्पाद, देखो पहले वाले का उत्पाद क्या बनेगा, पहले वाले का उत्पाद बनेगा H के बाद ET, यहां पे कौन Me, देन C डबल बॉन्ड O, इसका तो OH जाएगा और इसका H जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा और इससे जुड़ेगा O से, यहां पर H, CH3 और यहां पे कौन C2H5। ये बना, एक तो ये उत्पाद बनेगा और इसके अलावा एक उत्पाद और बनेगा, कौन सा, यहां पे लिखा H, यहां पर ET, यहां पर Me, C डबल बॉन्ड O। देखो ये वाला बना इससे, तो इससे भी तो बनेगा, इससे बनेगा, तो यहां पे कौन होगा, Me होगा, यहां पे कौन होगा, ET होगा, देन O के बाद यहां पर H, CH3 एंड C2H5, ये हुआ। ठीक है, अब देखो समझना, यहां पर इसको, अब देखो इनका विन्यास जरा निकालना, जरा बताइए विन्यास क्या होगा। इसको नंबर 1 दिया, ये नंबर 4, ये नंबर यहां पर 2, ये नंबर यहां पर 3, आता है RS निकालना। ठीक है, बता रखा है मैंने RS। तो फोर्थ वाला हॉरिजॉन्टल पर है, 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉक है, तो ये क्या होगा, ये R विन्यास होगा। ये R है तो ये डेफिनेटली S होगा। चलो अल्कोहल का हम RS विन्यास निकाले, तो ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4, सॉरी ये 1 इथाइल हाइड्रोजन यहाँ पे 4 होगा, CH3 यहाँ पर 3 होगा और ये यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, फोर्थ वाला वर्टिकल पर है, फिशर में इसको फिशर मान ले तो फोर्थ वाला वर्टिकल पर है और 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज आ रहा है, तो ये होगा S विन्यास। ठीक है, अब इसकी अब R और S की अभिक्रिया अल्कोहल से हुई, तो देखो इस वाले से ये वाला एस्टर बना, इसका विन्यास क्या आया, ये R का R और ये S का S। वो वाला क्या बना, ये बना इसका S और ये R, ये भी S। तो इसका विन्यास क्या आया, इसका विन्यास आया RS और इसका विन्यास क्या आया SS। जरा ठीक से देखो, ये दोनों अब एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, दे आर डायस्टेरियोमर, विवृम समावयवी है। और हमें पता है विवृम समावयवों का भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, तो जब गुण अलग हैं तो इनको सेपरेट करना बड़ा आसान होता है। अब क्या करें, इनको प्रभाजी आसवन से अलग कर लेते हैं। तो प्रभाजी आसवन से इनको अलग कर लिया
तो ठीक है, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, अलग अलग। क्या क्या हमें मिले, हमें अब अलग अलग कर रहा हूं मैं यहां पर, HETME डबल बॉन्ड O, देन ये कायरल वाला मॉलिक्यूल एज इट इज मैंने लिखा, एक तो ये बन जाएगा और एक ये भी प्राप्त होगा, HMEET डबल बॉन्ड O, देन यहां पर CH3C2H5। ये दोनों यौगिक अलग अलग हो गए सेपरेट। अब क्या करो, इसका कर दो हाइड्रोलिसिस H3O+, इसका भी कर दो हाइड्रोलिसिस H3O+। और पता है जब एस्टर का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड बना था ये बॉन्ड वापस एसिड में और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बनेगा HET, यहां Me एंड यहां पर COOH प्लस क्या बना, ये वाला अल्कोहल हमें यहां पर फिर से मिलेगा जो हमने शुरू में लिया था, H एंड C2H5। उसका भी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, HMEET डबल बॉन्ड OH प्लस अल्कोहल, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ये बनेगा OH CH3H और C2H5। बोलो वही अलग अलग। अब देखो ये अल्कोहल तो दोनों में एक समान है, लेकिन ये वाला एस्टर और ये एस्टर दोनों अलग अलग। इसका विन्यास क्या आ रहा था R और इसका विन्यास क्या आ रहा था S। अब देखो दोनों एस्टर जो शुरुआत में रेसिमिक मिक्सचर में थे वो अब दोनों अलग अलग हो गए। तो ये जो अलग अलग करने का प्रोसेस है इसी को हम क्या बोलते हैं, रेसिमाइजेशन। ठीक है। अच्छा, कौन कौन से यौगिक रिजोल्वेबल होंगे, अब ये कहा जाए तो जितने भी प्रकाशीय सक्रिय यौगिक हैं, जितने भी प्रकाश सक्रिय यौगिक हैं सबके सब रिजोल्वेबल होंगे। और जिसमें पीओएस हो या सीओएस हो, मतलब प्रकाश असक्रिय हैं, वो नॉन रिजोल्वेबल होंगे, मतलब जिनको अलग नहीं कर सकते। ठीक है ना। लेकिन एक इसमें याद रखना, जैसे मान लो ये वाला यौगिक हमें दे रखा है CH3H एंड C2H5, मतलब एक क्वेश्चन में तुमको दे रहा हूं यहां पर। ठीक है, ये प्रोसेस तो हो गया अलग करने का। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं यहां पर। अब एक इसमें क्वेश्चन आपको देता हूं, जरा सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन तुम्हें दे रखा है, निम्न में से कौन से यौगिक रिजोल्वेबल यौगिक है, ये आपको दे रखा है। ठीक है, पहला मॉलिक्यूल तुम्हें दे रखा है कुछ इस प्रकार से Cl Br I और एक दे रखा है F, ये दे रखा हो। ठीक है, सेकेंड मॉलिक्यूल तुमको दे रखा है COOH HOH, देन OH H और एक दे रखा है COOH। नंबर 3 मॉलिक्यूल तुम्हें दे रखा हो इस प्रकार से COOH HH OH OH। ठीक है, और एक चौथे नंबर का कंपाउंड ये दे रखा हो। अब तुमसे कहा जाए बताइए इसमें से कौन कौन रिजोल्वेबल है और कौन नॉन रिजोल्वेबल है। तो सिंपल सा फंडा क्या है, कैसे इसको सोल्व करेंगे, बस ये देख लो कौन कौन प्रकाश सक्रिय है। तो इस वाले में देखो किरेल कार्बन है, एक अकेला किरेल कार्बन है, तो ये वाला कैसा है, कायरल मॉलिक्यूल है, और कायरल है तो प्रकाश सक्रिय होगा, और प्रकाश सक्रिय है तो ये रिजोल्वेबल होगा। ठीक है, इस वाले में देखो कोई पीओएस नहीं है, कोई सीओएस नहीं है, तो ये भी प्रकाश सक्रिय है। प्रकाश सक्रिय है तो ये भी क्या होगा, रिजोल्वेबल होगा। ठीक है, और थर्ड वाले की बात करें तो ये वाला तो मीजो यौगिक है, और मीजो यौगिक का मतलब प्रकाश असक्रिय है। प्रकाश असक्रिय है तो ये क्या होगा, नॉन रिजोल्वेबल होगा। ठीक है, इस वाले में देखो, इस वाले में ये N किरेल नाइट्रोजन है, तीनों समूह अलग और लॉन पेयर भी अलग बोला था, किरेल नाइट्रोजन है, तो ये प्रकाश सक्रिय होना चाहिए, लेकिन ये
नॉन रिजोल्वेबल होता है। क्यों? क्योंकि ये वाला मॉलिक्यूल तुम्हें याद है फ्लिपिंग शो करता है। फ्लिपिंग का मतलब जो है उसी का मिरर इमेज में ये कन्वर्ट हो जाता है, ये पता होगा तुमको। तो ये मॉलिक्यूल फ्लिपिंग करके इसमें आ जाता है, और ठीक से देखो तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। इन दोनों फॉर्म को एक दूसरे से पृथक करना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये वाला मॉलिक्यूल फ्लिपिंग के कारण रेसिमिक मिक्सचर में ही रहता है। सोचो, रेसिमिक मिक्सचर में से इसको अलग कर दे, इसको अलग कर दे, तो ये तो फिर फ्लिपिंग करेंगे, फ्लिपिंग करके वापस ये तो अपनी मिरर इमेज में आ जाएगा। आई बात समझ? तो ऐसे यौगिक, कहने का मतलब इसमें कायरल सेंटर है, किरेल नाइट्रोजन है, लेकिन ये नॉन रिजोल्वेबल होगा, मतलब NR होगा। ठीक है, NR का मतलब नॉन रिजोल्वेबल होगा। ठीक है, चलो ठीक है, ये हमने बात करी, रेसिमाइजेशन हमारा कंप्लीट हुआ, रिजोल्वेबल भी कंप्लीट हुआ। अब एक दो हल्का फुल्का डेफिनेशन है, उनकी भी हम बात यहां पे कर सकते हैं लास्ट में। ये देखो, लास्ट में एक वर्ड आता है एरिथ्रो एंड थ्रियो। हिंदी में भी ये कहा जाता है एरिथ्रो एंड थ्रियो। का मतलब क्या होता है? देखो, ऐसे यौगिक मैं बना सकता हूं CH डबल बॉन्ड O, OH H OH एंड CH2OH। एक तो ये यौगिक, और एक ऐसा ही यौगिक यहां पर HOH H एंड CH2OH। इसका नाम होता है डी एरिथ्रोज। दिस इज डी एरिथ्रोज, और ये होता है इसका ये OH यहां पर। एक काम करो, ठीक है, यहां पर इसको हमने लेफ्ट में ले लिया है, तो ये हो जाएगा L-थ्रियोज। ठीक है, हमें D और L से अभी कोई मतलब नहीं है। इसी से डेफिनेशन निकल कर आती है एरिथ्रो एंड थ्रियो। का मतलब क्या है? देखो, एरिथ्रोज में क्या है, दोनों OH वर्टिकल लाइन के एक तरफ है, और इसमें दोनों OH वर्टिकल लाइन के अपोजिट साइड में है। तो अगर ऐसा कोई यौगिक, अब देखना, ऐसा कोई यौगिक जिसमें ये वाला P और ये Q हो, यहां पर H हो, यहां पर H, और यहां पर ग्रुप X आ जाए, यहां पर भी X आ जाए, तो अगर सेम ग्रुप वर्टिकल लाइन के सेम साइड में है, तो इसको कहा जाता है एरिथ्रो। और अगर सेम ग्रुप, यहां पर P है, यहां पर Q है, यहां पर X और यहां पर X, दोनों सेम ग्रुप अगर अपोजिट साइड में है वर्टिकल लाइन के, तो उसको कहा जाता है थ्रियो। और इसका यूज हम फर्दर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेंगे। कई हम जगह कहेंगे कि देखो इसके अंदर उत्पाद एरिथ्रो बन रहा है, या फिर इसमें उत्पाद थ्रियो बन रहा है। आई बात समझ? तो बस इसका सिंपल सा डेफिनेशन याद रखो कि अगर समान समूह वर्टिकल लाइन की एक दिशा में है तो एरिथ्रो, और विपरीत दिशा में है तो थ्रियो। एक दो एग्जांपल मैं और ले सकता हूं यहां पर, जैसे ये दे रखा है CH3, ये CH3, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं। यहां पर HBr HBr ये ले लिया जाए, ठीक है, या फिर CH3 यहां लिखा Br, यहां पर भी Br, ये H और ये H। अब बताइए इसमें कौन एरिथ्रो एंड कौन थ्रियो होगा? तो देखो, वर्टिकल लाइन के दोनों ब्रोमीन सेम दिशा में है, तो ये क्या हो जाएगा? एरिथ्रो। और दोनों अपोजिट में है तो इसको कहा जाएगा थ्रियो। और ये वर्ड किससे निकल कर आए? इन्हीं से, एरिथ्रो से और थ्रियो से। ये तो यौगिकों का नाम होता है, इसी नाम के आधार पर ये एक कैटेगरी बनाई गई एरिथ्रो एंड थ्रियो की। चलिए, तो ये टॉपिक हमारा हुआ कंप्लीट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप ये चाहते हैं कि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वो पूरा कंटेंट आपको मिले, तो आप 18002121 पर कॉल करें, और इस पर कॉल करके आप जो भी कंटेंट चाहते हैं वो कंटेंट आपको प्रोवाइड हो जाएगा।